Hello, friends. Welcome to the Law Talks. This is Bhuvan Tadagi. I am going to discuss about corporate social responsibility. In this situation, the corporate social responsibility is important as Government of India has issued some of the clarifications in regard to the corporate social responsibility expenditures. So friends, हम सबसे पहले ये जानना की कोशिश करेंगे कि corporate social responsibility होती क्या है. So companies या corporates जिनके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टुवर्ड्स द सोसाइटी एंड इन्वायरमेंट्स, बिकॉज वो इसी सोसाइटी और इसी इन्वायरमेंट का यूज़ करके अपने आप को फ्लोरिश करते हैं, अपने आप को ग्रो करते हैं, तो उनको इन्वायरमेंट और सोसाइटी के लिए भी कुछ करना होता है. तो यही कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. एज पर द कंपनीज एक्ट अंडर सेक्शन 135, कुछ कंपनीज हैं जिनके ऊपर ये सेक्शन अप्लीकेबल होता है. वो कौन सी कंपनीज हैं? क्या सारी कंपनीज हैं? नहीं, सारी कंपनीज नहीं हैं. एक क्राइटेरिया है नेटवर्थ, टर्नओवर एंड नेट प्रॉफिट का. नेटवर्थ 500 करोड़ एंड मोर, टर्नओवर ऑफ 1000 करोड़ एंड मोर, एंड नेट प्रॉफिट ऑफ 5 करोड़ एंड मोर. अगर ये क्राइटेरिया फुलफिल होता है तो हर वो कंपनी, चाहे वो पब्लिक हो, प्राइवेट हो, होल्डिंग सब्सिडी या कोई फॉरेन कंपनी हो, उसको एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कमेटी कंस्टिट्यूट करनी पड़ती है जिसके अंदर एटलीस्ट 3 डायरेक्टर्स होंगे और उसका एक डायरेक्टर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होगा. लेकिन अगर किसी कंपनी को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करने की ज़रूरत नहीं है तो 2 या 2 से अधिक डायरेक्टर भी CSR कमेटी के मेंबर हो सकते हैं. क्या बाकी कंपनी नहीं कर सकती जो इस क्राइटेरिया में फिल कर सकती है? वॉलंटरीली वो CSR एक्सपेंडिचर कर सकती है, राइट. अब CSR एक्सपेंडिचर कंपनी फॉल कर गई, कमेटी बन गई. कमेटी क्या करती है? कमेटी एक पॉलिसी बनाती है, उस पॉलिसी को रिकमेंड करती है बोर्ड के पास, और उस पॉलिसी के अंदर जो सेक्शन 135 कंपनीज एक्ट के अंदर जो एक शेड्यूल है 7, उसके अंदर जो एक्टिविटीज़ है उन एक्टिविटीज़ को मेंशन करती है कि इन एक्टिविटीज़ में से हम इन एक्टिविटीज़ पे खर्च करेंगे. रिकमेंड करती है कि कितना एक्सपेंडिचर खर्च करना है इन एक्टिविटीज़ पे, राइट. उसके बाद बोर्ड क्या करता है? उस पॉलिसी को अप्रूव कराता है और उसको अपनी वेबसाइट पे, कंपनी की वेबसाइट पे पब्लिश कराता है और इंश्योर करता है कि वो एक्टिविटीज़ पे जो भी पॉलिसी के अंदर हैं वो एक्ट के अंदर भी मेंशन है, राइट. अगर कंपनी, और फिर उसके बाद बोर्ड क्या करता है? ये इंश्योर करता है कि कंपनी एटलीस्ट 2% ऑफ इट्स एवरेज नेट प्रॉफिट ऑफ इमीडिएटली प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर का जो नेट प्रॉफिट है उसका 2% खर्च होना चाहिए एवरी ईयर. ये बोर्ड इंश्योर करता है. अगर मान लो नहीं होता है खर्च, क्या कंपनी के ऊपर कोई पेनल्टी है? अभी तक तो नहीं है, लॉ आ चुका है, इन्फोर्स नहीं हुआ है. उसके ऊपर हम अलग से वीडियो करके डिस्कशन करेंगे क्योंकि बहुत लंबा डिस्कशन होने वाला है उसके ऊपर. तो अभी हम ब्रीफ में डिस्कशन कर रहे हैं बिकॉज रिसेंटली क्लैरिफिकेशन आई है कोविड-19 से रिलेटेड ऑन स्पेंडिंग ऑफ CSR फंड. सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 23 मार्च को एक नोटिफिकेशन निकाला. उसके बाद एक 28 मार्च को नोटिफिकेशन निकाला जिसके अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक नया फंड बनाया, PM केयर्स फंड. तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहती है कि अगर PM केयर्स फंड के अंदर अगर आप कोई भी अमाउंट कंट्रीब्यूट करते हो तो वो CSR के अंदर आपका क्वालिफाई कर जाता है, आपको उसका CSR का लाभ प्रॉफिट मिलेगा. मीन्स आप उसको एज ए CSR एक्सपेंडिचर शो करके दिखा सकते हैं उस कंट्रीब्यूशन को, राइट. उसके बाद एग्जैक्टली जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो नोटिफिकेशन निकाला था 23 तारीख को, सर्कुलर निकाला था, उसकी जो वर्डिंग है वो ये कहती है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसको एक पेंडेमिक माना है तो हम इसको एक नोटिफाइड डिजास्टर मान रहे हैं, तो इसलिए ये CSR एक्टिविटीज़ के अंदर एलिजिबल है. उसके बाद कहता है कि जो भी 1 से लेकर 12 तक की जो भी आइटम्स हैं शेड्यूल 7 के अंदर वो भी एलिजिबल हो जाएंगे. फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस
के लिए एक जनरल सर्कुलर निकाला बिकॉज स्टेक होल्डर्स की कंफ्यूजन थी। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहती है कि जो सीएम रिलीफ फंड में आप डाल रहे हो या स्टेट रिलीफ फंड में आप डाल रहे हो तो वो क्वालिफाई नहीं करेगा एज ए CSR एक्सपेंडिचर। लेकिन अगर वहीं आप स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को देते हो, कंट्रीब्यूशन करते हो, तो वो आइटम नंबर 12 में कवर हो रहा है, तो इसलिए वो आपका CSR फंड के अंदर CSR के अंदर आपका एलिजिबल माना जाएगा, राइट। कुछ सिंपल समरी के रूप में जो भी FAQ था उसको यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि PM केयर्स फंड के अंदर जो आप एक्सपेंडिचर करोगे वो एलिजिबल हो जाएगा। कौन कौन सी चीज़ें एलिजिबल होगी वो यहाँ पे समराइज किया हुआ है, जो फ्रीक्वेंसी आज क्वेश्चन में दिया हुआ था। स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को अगर आप कंट्रीब्यूशन करते हो तो वो भी एलिजिबल हो जाएगा। उसके बाद स्पेंडिंग ऑन कोविड-19 आइटम, कोई भी रिलेटेड आइटम हो, आइटम नंबर 1 से लेकर 12 तक कोविड-19 से रिलेटेड अगर आप कोई भी एक्सपेंडिचर करते हो वो भी आपका एलिजिबल हो जाएगा। उसके बाद कहता है एक्स ग्रेड पेमेंट करते हो, किसको करते हो? कैजुअल वर्कर्स, डेली वेजेस और टेम्परेरी वर्कर्स को अगर आप करते हो तो वो आपका एलिजिबल हो जाएगा, लेकिन आपको स्टैट्यूटरी ऑडिटर से सर्टिफाई करवाना पड़ेगा, राइट। कौन सी एक्टिविटीज जो एलिजिबल नहीं होगी? कंट्रीब्यूशन टू द स्टेट मिनिस्टर रिलीफ फंड या स्टेट रिलीफ फंड, ये मैंने ऊपर बताया था, तो ये एलिजिबल नहीं होगा क्योंकि ये कवर नहीं हो रहा है इन एक्टिविटीज के अंदर, शेड्यूल 7 के अंदर जो दी हुई है। पेमेंट ऑफ सैलरी, वेजेस और एम्प्लॉयज एंड वर्कर्स इंक्लूडिंग कॉन्ट्रैक्ट लेबर ड्यूरिंग द लॉकडाउन पीरियड, तो अगर इनको पेमेंट कोई कर रहे हो ये कंपनियां, या फिर वेजेस टू द टेम्परेरी और कैजुअल और डेली वेजेस वर्कर, तो उनको अगर कोई पेमेंट कर रही हो तो वो भी इन एक्सपेंडिचर के अंदर एलिजिबल नहीं होगा, राइट। लेकिन अगर आप एक्स ग्रेटिया पेमेंट करते हैं, मीन्स अगर आप डेली वेजेस आप दे रहे हैं ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन पीरियड तो वो एलिजिबल नहीं है। लेकिन आप एक्स ग्रेटिया दे रहे हैं, मीन्स आपका कोई कंपल्सन नहीं है, कोई मॉरल ड्यूटी नहीं है, लेकिन आप एक्स्ट्रा पेमेंट कर रहे हैं तो वो आपका एलिजिबल माना जाएगा अंडर दिस, राइट। वो CSR के लिए आप एलिजिबल हो सकते हो। आप ये शेड्यूल 7 है। शेड्यूल 7 के अंदर मैं आपको बस दो चीज़ें दिखाना चाहता हूँ। एक शेड्यूल आइटम नंबर 8, आइटम नंबर 8 में कहता है PM नेशनल रिलीफ फंड और एनी अदर फंड सेटअप बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई नेशनल रिलीफ कोई फंड बनाया, जैसे कि अभी बनाया है PM केयर्स फंड, तो इसके लिए वो एलिजिबल हो जाएगा CSR के लिए। और दूसरा है डिजास्टर मैनेजमेंट, ये आइटम नंबर 12, ये इसका भी रेफरेंस ऊपर आया था। तो थैंक यू गाइस, इस वीडियो में इतना ही। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून। थैंक यू।